गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करेगा वैसे क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। रिफ्रैक्शंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। उसमें 2 वीडियो क्वेश्चंस का अपलोड हो चुका है। एक और अभी जो हम पढ़ाएंगे, अब क्या नंबरिंग था क्वेश्चंस का याद नहीं है हमको। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लिख के नंबरिंग खुद कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन है व्हेन लेंस इज immersed in a liquid, then lens does not visible. Why? हिंदी हो गया, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस दिखाई नहीं देता है। क्यों? यानी बच्चा कह रहा है कि अगर कोई लेंस है उसको अगर पानी में डुबा देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे मान के चलिए एक ये बर्तन है और ये बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है, वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, इस बर्तन में वाटर है, वाटर नहीं कोई लिक्विड है, पानी नहीं कह सकते हैं, लिक्विड है, द्रव्य मतलब द्रव कुछ भी हो सकता है, वो लिक्विड है, द्रव है। इसमें अगर एक लेंस को डुबा दिए, ये लेंस हो गया, तो कहता है ये दिखाई नहीं देता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का क्या रीजन है? अगर लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो वो दिखाई, पानी नहीं, अगर लेंस को लिक्विड में, कोई लिक्विड है उसमें डुबा दिया जाए तो वो दिखाई नहीं देता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए, इसको समझने के लिए हम पहले चलते हैं, रिफ्रैक्शंस को समझाते हैं आपको। या ये समझिए, अगर यहाँ से कोई रोशनी दें, हम टॉर्च जलाएं तो टॉर्च जलाएंगे तो अगर एक जैसा मीडियम है तो कोई रिफ्रैक्शंस नहीं होगा। अगर केवल वाटर है तो कोई रिफ्रैक्शंस नहीं होगा। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बदल नहीं रहा है। इसका मतलब एक जैसा होमोजेनियस मीडियम है, एक जैसा माध्यम है, एक जैसा माध्यम में रिफ्रैक्शंस नहीं होता है। लेकिन इस लिक्विड का मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू जी है। अगर यदि म्यू जी बड़ा होगा और म्यू एल कम होगा, यानी ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा, तो कोई भी रे अगर भेजेंगे
तो वो मुड़ जाएगा। कोई रे भेजेंगे तो मुड़ जाएगा, यानी टॉर्च की रोशनी या किसी भी चीज़ का रोशनी यहाँ देंगे तो वो सीधे चले जाएगा क्योंकि होमोजेनियस मीडियम होगा। लेकिन अगर यह ज़्यादा है और ये कम है, म्यू ग्लास का ज़्यादा है, लिक्विड का म्यू कम है, तो इस जगह पर रे क्या करेगा, बेंड करेगा, जिसके कारण से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। अगर यह बेंड नहीं करे, अगर यह बेंड नहीं करे, सीधे रे आए और सीधे गुजर जाए, सीधे आए और सीधे गुजर जाए, बेंड नहीं करे, तो इसका मतलब हमको क्या पता चलेगा? इसका मतलब हमें यह पता होगा क्या जैसा लिक्विड है, यानी लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए यह होमोजेनियस मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो लाइट में कोई रिफ्रैक्शंस नहीं हुआ, इसीलिए यह दिखाई नहीं देगा। टॉर्च जलाए और लाइट के रे को कुछ हरकत करता, ये मोड़ देता, तब ना यह दिखाई देता, लेकिन मोड़ नहीं रहा है, अपने अंदर से सीधे जाने दे रहा है, तो यह दिखाई नहीं देगा। सीधा कब जाएगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दोनों अगर बराबर हो जाएगा तब दिखाई नहीं देगा। लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही अगर ग्लास का होगा तो रे जो यहाँ जाएगा, ऊपर में भी अगर टॉर्च में रोशनी, टॉर्च का रोशनी यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी इस तरह से देंगे, इस तरह से, तो यहाँ पर भी सीधा जाएगा, यहाँ भी सीधा जाएगा, यहाँ भी सीधा जाएगा, यहाँ भी सीधा, हर जगह अगर सीधा ही जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा अंदर में क्या है। यह कब संभव है? यानी यह लेंस दिखाई नहीं देगा, तो यह संभव कब है? जब एक जैसा मीडियम हो। एक जैसा मीडियम होना कब संभव होगा? जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तभी ऐसा संभव है, तभी लेंस पानी में यानी लिक्विड में दिखाई नहीं देगा। नहीं तो क्वेश्चंस है, जब किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दे रहा भाई? इसलिए नहीं दे रहा है कि द्रव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब म्यू एल जो है, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, दोनों बराबर है, इसीलिए रे ऑफ लाइट जब इंटर करता है वाटर में, यानी लिक्विड से लेंस में, लिक्विड से लेंस में, तो रे डेविएट नहीं करता है, कोई रिफ्रैक्शंस नहीं होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है इसके अंदर क्या है। नहीं, यानी क्वेश्चंस जो ये है कि जब किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिया भाई? इसका सीधा मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड का है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है, ये आपस में बराबर हो जाता है, इसीलिए लिक्विड में लेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिखेंगे, अगर तरल, इसी को कहते हैं द्रव, का अपवर्तनांक अगर तरल का अपवर्तनांक, आंसर दे रहे हैं, लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होती है तो तरल में डुबाए गए लेंस दिखाई नहीं देता है। If refractive index of liquid is equal to refractive index of
lens, then lens is not visible inside the liquid, यानी म्यू एल किसके बराबर हो गया, म्यू जी के, इसीलिए लेंस दिखाई नहीं देता है। फटाक से इसको नोट करो। अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टॉर्शन इन लेंस। व्हाट इज डिस्टॉर्शन इन लेंस। लेंस में विकृति क्या है। विकृति आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, वहां पर स्ट्रेन बोले थे उसको। स्ट्रेन मतलब होता है विकृति, उसी का साइनोनेम है डिस्टॉर्शन। उसी का साइनोनेम है डिस्टॉर्शन। तो लेंस में भी डिस्टॉर्शन होता है। वो कैसे होता है ये देखिए। कहता है द वेरिएशन ऑफ इन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन ए लेंस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन इन लेंस। द वेरिएशन ऑफ इन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन ए लेंस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन इन लेंस। लेंस में उत्पन्न आवर्धन के मान के बदलने को लेंस का विकृति कहते हैं। बच्चों, आप लोग को पता है कि मैग्निफिकेशंस आप लोग बेसिकली 3 टाइप का पढ़े थे। वो देखिए किस तरह से, जैसे कोई लेंस है, सपोज दैट एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने। ये लेंस का एपर्चर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट को रखे, इस तरह के ऑब्जेक्ट को रखे, इसका हाइट HO और इधर इमेज बना, उल्टा एक इमेज बना, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, ये HI। कोई दिक्कत? इसका एरिया AI और इसका AO, इसके एरिया को AO और इसके एरिया को AI। ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और इसको इमेज डिस्टेंस V कहते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। अगर गोल होगा तो इसका रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा, इसकी डायमीटर होगा तो इसका भी डायमीटर होगा। तो मैग्निफिकेशंस कितने टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्या वेरिएशंस है ये देखिए। अगर हम पहला मैग्निफिकेशंस लिख सकते हैं जो कि बेसिक है HI/HO। क्या है बेसिक? HI/HO। दूसरा अगर बात करें तो मैग्निफिकेशंस में वेरिएशंस हो जाएगा V/U। नहीं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला जानते हैं। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला जानते हैं। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होगा। चौथा आप और लिख सकते हैं, अगर यह गोलाकार रहेगा तो रेडियस ऑफ इमेज बाय रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। नहीं, इमेज का हाइट लिए तो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, इमेज डिस्टेंस लिए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का एरिया लिए तो ऑब्जेक्ट का एरिया, नहीं इमेज का रेडियस लिए तो ऑब्जेक्ट का रेडियस। या आप 5 नंबर इस तरह से, अगर इमेज का डायमीटर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का भी डायमीटर लेना पड़ेगा। फिर और होता है 6 नंबर dV/du।
चेंज इन इमेज डिस्टेंस बाय चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी होता है। तो समझ में आ गया आप लोग को। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन में जो वेरिएशंस आता है, लेंस में उत्पन्न आवर्धन के मान बदलने को लेंस की विकृति कहते हैं। नहीं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की विकृति कहते हैं। फिगर बना लीजिए, नीचे ये लिख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से उतारो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। लेंस के विस्थापन विधि का सीमाएं है। आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट मेथड, आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो उस डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्या लिमिटेशंस है या क्या कंडीशन है, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला लिमिटेशन है कि यह केवल रियल इमेज के लिए ही उपयोगी हो सकता है। नहीं, लिख देते हैं, एकदम थ्योरेटिकल है। द लिमिटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस इज, हिंदी हो गया इसका, लेंस के विस्थापन विधि की सीमाएं क्या क्या है। पहला सीमाएं है या कंडीशन है, इट इज ओनली अप्लीकेबल या यूजफुल, अप्लीकेबल फॉर द रियल इमेज, रियल इमेज। नहीं, चूंकि पर्दा की बात आती थी उसमें, इसीलिए यह पर्दा पर तो केवल रियल इमेज ही बनता है, ठीक है। रियल इमेज को ही पर्दा पे उतारा जा सकता है, बाकी वर्चुअल इमेज को पर्दे पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। ये बात बच्चों तुम लोग को पता है। इसका हिंदी होगा, यह केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लागू होता है, यह उपयोगी होता है। लागू लिख दो, लागू होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तभी तो बताइए, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? ऑब्वियसली है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं बना सकता है। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, कॉनकेव नहीं बनाता है। इसका मतलब है 5 केस में कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है, मात्र एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है। बट कॉनकेव लेंस कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, वो केवल वर्चुअल बनाता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड में लेंस जो यूज करेंगे हम, वो कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं? केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस, केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया? तो चलिए, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा, इट इज ओनली, इट इज ओनली applicable, applicable for the
वैक्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड नॉट ए कॉनकेव लेंस, एंड नॉट ए कॉनकेव लेंस। यह केवल अवतल मतलब उत्तल, यह केवल उत्तल लेंस के लिए लागू होता है, लेकिन अवतल लेंस के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, और एक कंडीशंस है या लिमिटेशंस, जो भी को कंडीशंस भी कहेगा तो यही लिखना है, लिमिटेशन भी कहेगा तो यही लिखना है। तीसरा जो है वो भी लिख देते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस या इन डिस्प्लेसमेंट मेथड, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस is must be equal to 1/4 of distance between, ये between का शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसका हिंदी लिख दें कि बोल दें? लिख देता हूं, बहुत बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते होंगे। विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी वस्तु एवं पर्दा के बीच की दूरी, के 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 को 1/4 कह सकते हैं, 1/4 के बराबर होनी चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट लागू होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट मेथड आप लागू नहीं कर सकते हैं। लेंस कैसा इमेज बनेगा तब लागू होगा, तो रियल इमेज। कैसा लेंस यूज हो सकता है? केवल कॉन्वेक्स लेंस, और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, उसके बीच का जो दूरी है वह दूरी लेंस के फोकस, विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी वस्तु एवं पर्दे की बीच की दूरी के 1/4 के बराबर होती है। फोकस दूरी जो होगा वो वस्तु और स्क्रीन के बीच का जो दूरी है उसका 1/4 होगा। ठीक है, वस्तु रखे, स्क्रीन रखे, मानो 40 सेंटीमीटर, कितना? 40 सेंटीमीटर, तो उसको 4 से भाग दे दिए तो कितना बचा? 10। तो लेंस की फोकस कितना होनी चाहिए? 10। अगर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट दोनों 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो फोकस दूरी जो है एकदम नेसेसरी है, जरूरी है कि 10 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। 1/4 का मतलब यही हुआ, तो नोट करो इसको फटाक से।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं कि व्हेन द स्नेल्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। क्वेश्चन है व्हेन द स्नेल्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, स्नेल का नियम कब लागू नहीं होता है बाबू? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। स्नेल का नियम कब लागू नहीं होता है? स्नेल्स का नियम क्या है, पहले इस पर चलते हैं। स्नेल जी ने रिफ्रैक्शंस का नियम दिया है, कहा कि ये अगर सपोज डेट रेयर है और ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम में रे आया, किधर जाएगा? सबसे पहले नॉर्मल चाहिए, यहाँ से इसको जूम किए और गाड़ी चला करके देखे, छोड़ो तो हमने बकेंगे, नॉर्मल की ओर ये झुक जाता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। स्नेल जी ने कहा है साइन एंगल ऑफ आई बाय साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। यही स्नेल ने कहा है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। डिटेल कर दिए हैं। चलिए देखिए, ये है स्नेल्स लॉ, यह कब लागू नहीं होगा ये देखते हैं। तो ये रे यहां से चला, आपको ये भी बता देता हूं ये क्यों झुकता है। स्पीड में चूंकि चेंज होता है इसीलिए नॉर्मल की ओर झुकता है। अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो दूर फैलता है। तो ये याद रखना है, रेयर से जब डेंसर में जाता है नॉर्मल की ओर झुक जाता है, जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। क्यों भागता है? स्पीड में चेंज होता है इसलिए होता है। तो चेंज करो, रेयर का मतलब हुआ एकदम खाली और ये भीड़ वाला। अगर सपोज डेट इस रोड को हम सोचें, रेयर मतलब रोड समझे, तो यह पक्की सड़क है, डेंसर मतलब घना वाला, ये बालू वाला सड़क है। बहुत बार बताएं, जो कंटिन्यू बच्चा होगा उसको समझ में आएगा, पीछे वीडियो में हम काफी बताएं। रेयर मतलब पक्की सड़क समझो, रोड, ठीक है, पक्की सड़क है। और डेंसर का मतलब तुम बालू वाला सड़क समझो कि बालू है, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। ये कोई गाड़ी मान के चलो चल रहा है, ये इसको जूम कर दो, जूम कर दिया, यहां से चलते 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 गया, यह चक्का बालू में घुसेगा, स्पीड घटेगा, जाम करेगा तो ये मुड़ जाता है, इसीलिए नॉर्मल की ओर झुकता है। अगर एक रे इस तरह से भेज दें, एकदम सीधे यहां से भेज दिए, तो बोलो सीधे भेजे, नॉर्मल भी है तो आई 0 हो जाएगा। ऐसे पहले गाड़ी चला के देखो, गाड़ी चलाएंगे पक्की सड़क से सीधे बालू में कूदा तो दोनों चक्का में ब्रेक लगेगा, दोनों चक्का यानी वेलोसिटी तो घटेगा, वेलोसिटी तो घटेगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, वो सीधे गुजर जाती है। लेकिन सीधे गुजर जाएगी तो उस केस में आई भी 0 होगा और आर भी, जब नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल तो 0 हो जाएगा। तो सीधे चला भी गया तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 हो जाएगा। अगर आप ये भी 0 और ये भी 0 पुट करते हो तो साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0। अब बाय फिर साइन 0 क्या होता है? 0। तो 0/0 को क्या कहते हैं? अनडिफाइंड, इनडिफाइंड। इसका मतलब इनवैलिड हो जाएगा इस सिचुएशंस में जब कोई किरण रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर सीधे आएगा, जब कोई किरण रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर सीधे नॉर्मली आएगा। कैसे आएगा? नॉर्मली आएगा, एकदम 90 डिग्री पर आएगा, तो यह रे में रिफ्रैक्शंस
स्पीड भले घटेगा, यहाँ स्पीड कुछ होगा, यहाँ पर स्पीड लाइट का कुछ होगा, तो फिर भी स्नेल्स लॉ यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो एक बात तुमको समझ में आया। तो हम पहला बात लिखते हैं, पहला, when ray of light incidence normally on the refracting surface, then Snell's law is not applicable। हिंदी हो गया इसका, जब प्रकाश की किरण अपवर्ती सतह, अपवर्ती या अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह, जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर नॉर्मली, मतलब हिंदी हो गया, नॉर्मली को 90 डिग्री पर पड़ता है, तो किरण सीधे गुजर जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति में स्नेल का नियम लागू नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल फटाक से, सपोज डैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, कंडीशंस दे दिए कि μ2 बड़ा है किससे, μ1 से, यानी ये रेयर मीडियम और ये डेंसर है। कोई भी लाइट आया, अगर कोई भी लाइट आया किधर जाएगा, तो क्या चाहिए, नॉर्मल, क्या चाहिए, नॉर्मल, तो नॉर्मल भी वही होगा, और इस मीडियम में आने के बाद ये सीधे चला जाएगा, ये डेंसर मीडियम है, सीधे चला जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं आई का मान 0 डिग्री होगा, आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो ऐसे सिचुएशंस में साइन 0 बाय आर भी साइन 0 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। या तो ऐसे भी चलो, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 बाय 0, 0 बाय 0 क्या होता है, 0, अनडिफाइंड, 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो गया, 0 बाय 0 अनडिफाइंड होगा, इसलिए कह सकते हैं इट इज इनवैलिड, यानी इनवैलिड हो जाता है स्नेल्स का लॉ, स्नेल्स का नियम लागू नहीं होता है। और एक सिचुएशन है जब स्नेल्स का लॉ लागू नहीं होता है, उस सिचुएशंस पर भी बात करते हैं। देखिए ये कौन सा सिचुएशंस है। दूसरा नंबर, जैसे देखिए क्रिटिकल एंगल पढ़ाए होंगे,
सपोज डैट ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये एक नॉर्मल खींच लेते हैं पहले, ये नॉर्मल है। अगर कोई लाइट को डेंसर से रेयर में भेजेंगे तो नॉर्मल से दूर भागेगा, भागेगा। थोड़ा और झुका दिए तो थोड़ा और दूर भाग गया, थोड़ा और झुका दिए तो इसको सरफेस को टच करते चला जाएगा। थोड़ा और अगर झुका दिए तो जितना एंगल ये बनाया उतने एंगल बनाकर ये लौट जाएगा नहीं, यानी रिफ्रैक्शंस ना होके रिफ्लेक्शंस हो जाता है। इसको हम लोग TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं तो स्नेल का नियम कैसे लगाओगे? रिफ्रैक्शंस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, अपवर्तन न होकर परावर्तन हो गया तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? स्नेल्स लॉ तो रिफ्लेक्शंस के लिए ही लागू होता है ना। तो ये भी बात हम लोग लिख सकते हैं। यानी कुछ ऐसा सिचुएशंस आता है, जैसे यह डेंसर है और ये रेयर है, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये एंगल आई बड़ा हो गया, किससे? क्रिटिकल एंगल से। किससे? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल वो होता है कि जब रे, रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को टच करते गुजर जाता है। नहीं, अगर उस क्रिटिकल एंगल से आई बड़ा हो जाएगा तो रे दूसरे मीडियम में नहीं जाके इसी मीडियम में लौट जाएगी। नहीं, तो रिफ्लेक्शन ना हो, रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो जाता है, अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं हम लोग। तो ऐसे सिचुएशंस में भी स्नेल्स का लॉ लागू नहीं होता है। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। तुमसे क्वेश्चन ही कर रहा है कब स्नेल्स लॉ लागू नहीं होता है। पहला तो देखे, जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल कोई इंसिडेंट करता है, नहीं तो उस समय स्नेल्स लॉ लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये सीखे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब IC से दिखाते हैं इसको, देन स्नेल्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। मतलब अगर या यदि सघन माध्यम में, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब ऐसे स्थिति में स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये रेयर मीडियम है, R से दिखाए डेंसर को इससे। ये लाइट इंसिडेंस किया, नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये एंगल
जो है आई अगर यह बड़ा हो गया, यानी आई जो एंगल है यह बड़ा हो गया, किससे? बड़ा का सिंबल है ये, किससे? क्रिटिकल एंगल से। किससे बड़ा हो गया? क्रिटिकल एंगल से। तब तो इधर नहीं जाएगा, इतना ही एंगल बनाकर ये इधर लौट जाएगी, यानी यहाँ पर ये TIR हुआ। क्या हुआ ये? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, पूर्णांतरिक परावर्तन। ऐसी स्थिति में भी स्नेल्स का नियम लागू नहीं होता है, चूँकि रिफ्लेक्शन न होके रिफ्रैक्शन न होके रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो नोट डाउन, तो जल्दी से इसे उतारें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने पड़ा हुआ है। करे इफ पॉइंट सोर्स इज एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, if a point source is placed at focus of convex lens, then so that its image must be at infinity। अच्छा, हिंदी भी देख लें। अगर बिंदु स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर हो, अगर बिंदु स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर प्रेजेंट हो, तो दर्शाएं कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दर्शाने के लिए कहता है, दर्शाना है यानी साबित करना है कि अनंत पर इमेज बनता है रियल में। ओके, फिगर नहीं बनाना है, किरण आरेख नहीं खींचना है, डायग्राम से नहीं दिखा देना है, तुझे साबित करना है, दर्शाना है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या कि फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख देगा और इमेज इन्फिनिटी पर फिगर बना दिया, काम हो गया। नहीं बाबू, आपको मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको दर्शाने के लिए कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो चलता हूं टॉपिक पर, तो देखते हैं फिगर। पहले देखो, एक इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये एपर्चर हुआ और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज डेट लेंस में कितने फोकस होता है? आंसर क्या है? 2 फोकस होता है। अगर लाइट इधर से जा रहा है तो इधर प्राइमरी फोकस बनता है और इधर सेकेंडरी फोकस बनता है। ज़्यादातर कंडीशंस में सेकेंडरी फोकस ही यूज होता है, आप लोग को पता है, लेंस अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पर, ये प्राइमरी फोकस है, यहाँ पर रखे हैं ऑब्जेक्ट, ये फोकस है, प्राइमरी फोकस है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखे तो रे गया, इमेज बनाने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 2 रे। पहला रे गया, लेंस क्या करेगा? मोड़ेगा। जो फोकस से रे निकल कर जाती है, हमको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है, ये भी रे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और भी रे अगर तुम कंसीडर करोगे, सभी पैरेलल चले जाएंगे। और भी रे कंसीडर करोगे, ये भी पैरेलल चले जाएंगे, मतलब कहीं मिलने वाला नहीं है, यानी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। यानी इमेज डिस्टेंस की बात करें तो वो इन्फिनिटी पर बनेगा। ये तो किरण आरेख से हम लोग पता किए, लेकिन मुझे दर्शाना है, यानी लेंस फार्मूला लगाकर इमेज डिस्टेंस निकालेंगे कि सच में क्या इमेज इन्फिनिटी पर बना। गौर करना है, ध्यान देना है। हम लोग इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करके निकालेंगे और यह साबित करेंगे कि इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी पर बना
या इमेज इन्फिनिटी पर बना है। मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो करता हूं। तो ये फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ हो गया, अच्छी बात है। और इसको ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं बाय लेंस फार्मूला। फार्मूला लगाइए, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके बच्चा पार्टी, हमें v निकालना है 1/v माइनस 1/f। f f f f सॉरी 1/u। u क्या है? f है। u क्या है? f है। बच्चा पार्टी यहीं पर लिख दें, बट u जी तुम क्या है? f है। u जी तुम क्या है? f है। तो u के जगह पर आप f पुट करोगे तो लाइट किधर जा रहा है? इधर। f किधर है? इधर है फोकल लेंथ, तो माइनस ले लेंगे इज इक्वल टू 1/f। तो चलिए इधर से 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस है इधर आके माइनस 1/f, यानी 1/v इज इक्वल टू घट जाएगा 0, घट गया तो 0। अब v को ऊपर ले जाइए, चला गया 1 नीचे चला आया, ना कुछ तो नीचे 1 दे सकते हैं, तो इधर भी उल्टेगा और 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे। तो इस तरह से v इज इक्वल टू 1/0। बताइए 1/0 कितना होता है? बताइए 1/0 कितना होता है? देखिए तुम्हारे पास 20 बीघा खेत है, 4 भाई है, 4 भाई है, तो कितना होगा? 5 बीघा पर भाई, 5 बीघा पर भाई। एलकेजी में चले आए थोड़ा सा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ऊपर को बीघा तो नीचे भाई, भाग मतलब बंटवारा, ठीक है। तो ऊपर समझो 1 बीघा खेत है, 0 भाई है, तो उसका धन क्या होगा? अनंतन है उसके लिए, बोलो भाई है ये ना, 1 बीघा खेत है, तो अनंत ही है ना उसके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यानी इमेज कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। तो ये किरण आरेख से भी हम लोग को पता चला था और यह मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि इमेज कहाँ पर बना? एट इन्फिनिटी। नहीं, हेंस इमेज इज एट इन्फिनिटी। अतः प्रतिबिंब अनंत पर होगा। देखने न गए हम लोग अनंत पर होगा। तो जल्दी से नोट डाउन करें। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये क्वेश्चन छोटी क्लास में भी है, किसी को भी रिफ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शंस देना है तो ये बातें ज़रूर बोलता है। और यही सब घटना को देख के लोगों ने रिफ्रैक्शंस को समझा भी। शुरुआती यही सब देखा तो लोगों को समझ में आया आखिर ये क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे पानी है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, कोई पेंसिल या छड़ को पानी के अंदर डालोगे तो टेढ़ा दिखाई देगा, लगेगा कि थोड़ा मुड़ गया है। तो ये सब जब होता था तो लोग सोचता था आखिर क्या मुड़ गया, पानी में घुसा या क्या मुड़ा हुआ है। एक्चुअल में मुड़ा रहता नहीं था, तो रिफ्रैक्शंस के कारण ऐसा मुड़ा हुआ उसको दिखाई देता था, लेकिन नाम नहीं रखा गया था उस समय क्या है रिफ्रैक्शंस। ये घटना लाइट दर्शा रही थी, तो इस चीज़ को लोगों ने समझा और तब रिफ्रैक्शंस के बारे में लोग सोचना स्टार्ट किए और कितनी सारी बातें
हम लोग रिफ्रैक्शंस के बारे में देखे, पढ़े, समझे। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। यही सब घटना को लोगों ने देख के रिफ्रैक्शंस को समझा था शुरुआती दौर में। क्वेश्चंस ये है स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे, इफ ए रॉड और पेंसिल, इफ ए रॉड और पेंसिल इज प्लेस्ड इन वाटर, इफ ए रॉड और पेंसिल इज प्लेस्ड इन वाटर, then it looks bend. Why? यदि छड़ या पेंसिल को पानी में डुबा दिया जाता है तो वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्यों मुड़ा हुआ दिखाई देता है? क्वेश्चंस ये है। तो मैं पहले फिगर से समझाना चाहूँगा। तो देखिए, इसका मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कोई भेसल ले लिए, बर्तन ले लिए। सपोज डैट ये भेसल बर्तन है और इसमें पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है, पूरा पानी एकदम फिल्ड है, भरा हुआ है। कोई पेंसिल सपोज डैट ये पेंसिल है, पानी में तुम इस पेंसिल को देखोगे तो ये सीधा नहीं दिखाई देगा, ये सीधा नहीं दिखाई देगा। इसके पीछे रीजन है, ध्यान से देखिए। सपोज डैट ये डेंसर मीडियम है, चूंकि वाटर डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इस जगह कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इस जगह रखा हुआ है। आप देखिए, इस ऑब्जेक्ट से जो सीध को कैसे, किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, इस बोर्ड को कैसे देखते हैं? यहाँ से इस पर लाइट पड़ा, यह लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख पर आया, इसीलिए हम इसको देख पाए। इस वस्तु को देखना है तो कैसे देखेंगे? यहाँ से लाइट मेरे आंख तक पहुँचना चाहिए, तभी इस बॉडी को देख पाएंगे, अदरवाइज इस बॉडी को नहीं देख पाएंगे। तो अच्छी बात है, तो ध्यान देना बच्चों। इसको देखने के लिए रे जो सीधे आएगा, अभी तुरंत सीखे थे हम लोग, एकदम वो सीधे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रे अगर इस तरह से आया, दूसरा रे अगर इस तरह से आया, डेंसर था, किधर जाएगा? तो क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। से एंगल बनाया आई, छोड़ो आई तय क्या देख। अब यह जाना चाहिए सीधे, क्या सीधे जाएगा? नहीं, डेंसर से रेयर में जा रहा है, स्पीड बढ़ेगा, इसलिए यह नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर यहाँ पर आंख लगाओगे, अगर यहाँ पर आंख लगाओगे तो यहीं पर दिखेगा, अगर यहाँ पर आंख लगाओगे तो यहाँ पर दिखेगा। लेकिन अगर तुमने आंख लगाया यहाँ पे, तब देखो ये कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। जरूरी नहीं कि इसी के सीधा में, बहुत लोग इसी के सीधा में दिखाने की कोशिश करते, नहीं, इमेज शिफ्ट करता है, ठीक है, हॉरिजेंटली भी शिफ्ट करता है, वर्टिकली भी शिफ्ट करता है, साइज में भी अंतर आता है, ठीक है, सब कुछ डिटेल पढ़ा दिए हैं तुम लोग को। तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं दिखकर यहाँ दिख रहा है। उसी तरह से तनिक सोचो, इस चीज
यहां से जो लाइट निकलेगा, सपोज दैट इस पॉइंट से जो लाइट निकलेगा, ये लाइट है, ये लाइट है। इस पॉइंट से जो लाइट निकलेगा, नॉर्मल खींचे, इसको जाना किधर चाहिए था, एकदम सीधे। क्या ये सीधे जाएगा? नहीं, नॉर्मल से दूर भागेगा, यानी ये सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा जरूर दूर जाएगा। सीधे नहीं गया, थोड़ा दूर गया। आंख अगर लगाओगे तुम, आंख यहां पर लगाओगे तो इसको बढ़ाइए पीछे, इसका मतलब यह चीज तुमको यहां पर दिखेगा। जब ये यहां दिखेगा तो उस तरह से हर एक पॉइंट का इमेज भी बनेगा, हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा। तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि यह पेंसिल थोड़ा टेढ़ा बन गया। छोटा करता हूं, ये लाइट है, ये वाला पेंसिल है, तो ऑब्वियसली है कि ये पेंसिल ये टेढ़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टेढ़ा। तो ये रियल वाला है और ये अपरेंट है। ये रियल है और ये क्या है? अपरेंट है। तो इसीलिए ये जो पेंसिल तुम इसमें गिराओगे, यह सीधा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा। ये इसका रिफ्रैक्टेड इमेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाता है तो वो अभिलंब से दूर मोड़ता है, जिसके कारण छड़ या पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जिसके कारण छड़ या पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। When ray of light is moving from डेंसर में अभी क्या है? वाटर, टू रेयर में क्या है? एयर, मीडियम, देन रे ऑफ लाइट bends away from the normal, due to which rod or pencil inside the water looks bent. हिंदी लिख देते हैं। जब प्रकाश की
किरणें, जब प्रकाश की किरणें संघन, मतलब यहाँ क्या है, जल से विरल क्या है यहाँ, हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती हुई गुजर जाती है, दूर मुड़ती हुई गुजर जाती है, यानी जिसके कारण पानी में क्षण मुड़ा हुआ प्रतीत होती है, मुड़ा हुआ प्रतीत होती है। या दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, एक लाइन में आंसर देना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन ही हुआ ना, इसीलिए मुड़ा हुआ दिखाई दिया, यहाँ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, इसीलिए मुड़ा हुआ दिखाई दिया। अपवर्तन के कारण पानी में क्षण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा कि इफ रॉड इज प्लेस्ड और पेंसिल इज प्लेस्ड इन वाटर देन इट्स लुक बेंड बाय, आंसर एक लाइन में दे सकते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में एक लाइन का आंसर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शंस के कारण ऐसा होता है, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तभी ये कर सकते हो आप। तो थैंक यू सो मच, बस इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।